गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपकी बुक में 13वां चैप्टर है। तो इसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ के बारे में। तो इसके जो सूत्र हैं उन्हें हमें ध्यान रखना जरूरी है और उन्हीं के बेस पर हमारी ये प्रश्नावली होगी 13.1। तो घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी सारी भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं और इसका जो प्रत्येक फलक है वो हमारे पास वर्गाकार होता है। तो हमारे पास इस तरह का घन है। इसके लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होती हैं। अगर ये a है तो इसकी ऊंचाई भी a हो जाएगी और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। अब इसके लिए सूत्र क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे लिखते हैं TSA से, इंग्लिश में शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया। और इसके लिए हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास जितने भी फलक हैं उन सभी के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सूत्र क्या बनेगा? सारे फलक किस आकार के हैं? वर्ग के आकार के हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। अब कितने वर्ग हैं इसमें? 6 फलक होते हैं तो कितने वर्ग हो जाएंगे? 6 वर्ग। 6 वर्गों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। अगर हम इसका नाम रखें a के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा? 6a स्क्वायर। उसके बाद में है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? जिसे हम लिखते हैं CSA से। C का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें अंतर ये होता है कि संपूर्ण में तो हम सभी फलकों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ में हम ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो पृष्ठ बच गए हैं उनके क्षेत्रफलों का अगर हम योग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए 2 वर्ग छोड़ दिए, कितने बच गए? 4 वर्ग बच गए। तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा की स्क्वायर, यानी कि 4a की स्क्वायर। उसके बाद में हमारे पास इसका आयतन। तो घन का आयतन, अगर हमें किसी भी वस्तु का आयतन निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से अगर गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसका आयतन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आधार का क्षेत्रफल क्या है? भुजा की स्क्वायर और गुणा में इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है हमारे पास भुजा। इनको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? भुजा की क्यूब, यानी कि a की क्यूब। ये इसके आयतन का सूत्र है। तो ये 3 सूत्र हैं जिन्हें हमें याद रखना है। उसके बाद में है हमारे पास घनाभ। घनाभ ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं और इसके लिए प्रत्येक जो फलक हैं वो आयताकार होता है। तो हमारे पास इस तरह की आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इनके लिए क्षेत्रफल के सूत्र क्या होंगे? तो हमारे पास क्या आएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बनेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में? इसके सभी फलकों का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। तो सभी फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो आधार आयत के आकार का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई।
जो आधार का क्षेत्रफल होगा वही इसके ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल होगा। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में लंबाई गुणा चौड़ाई। दो बार आ गया, फर्श का आ गया, छत का आ गया। अब हमें इसकी साइड वाली भुजा का क्षेत्रफल निकालना है। तो साइड वाली भुजा भी जो फलक है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास एक आयत बन रहा है। इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसके लिए क्या दिया है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस इस दीवार का जितना क्षेत्रफल होगा सामने वाली दीवार का भी उतना ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस यहाँ से ये जो सामने वाली भुजा है, सामने वाली जो दीवार है, ये सामने वाली दीवार में ऊंचाई और लंबाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा में लंबाई। अब जो इसका क्षेत्रफल सामने वाली दीवार का है वही क्षेत्रफल इसके पीछे वाली दीवार का होगा। तो उसका क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, ऊंचाई गुणा में लंबाई। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दो बार आ रही है तो क्या बन जाएगा, दो गुणा हमारे पास आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस दो गुणा चौड़ाई और ऊंचाई भी दो बार है तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस दो गुणा ऊंचाई और लंबाई भी दो बार है तो ऊंचाई गुणा में लंबाई। यहाँ से सभी में से कॉमन आ रहा है दो, अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस में हमारे पास आ जाएगा ऊंचाई गुणा में लंबाई। अब यहाँ से जो हमारे पास मान आया है ये है हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। याद रखने का तरीका क्या है, लेख राम चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, ये याद रखने का तरीका है। अब यहाँ से हमारे पास ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आने के बाद में अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, इसके लिए ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़ देंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हट जाएगी। क्या बन जाएगा, यहाँ से दो गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊंचाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, दो गुणा में चौड़ाई प्लस लंबाई। ये सूत्र किसका होता है, दो गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई, ये परिमाप का सूत्र होता है आयत के लिए। तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई गुणा में आधार का परिमाप। ये हमारे पास सूत्र हैं किसके लिए, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, दोनों तीनों सूत्रों में से ये सूत्र भी लग सकता है, ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। जो मान दिए हैं उसके आधार पर हम इसमें सूत्र लगाएंगे। जो हम ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा छोड़ते हैं तो इसे बच जाती हैं चार दीवारें, तो इसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह देते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे कहा जा सकता है। अब इसके लिए आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा, आयतन का सूत्र हमारे पास होता है आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को हमें गुणा करना होता है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और इसमें हम गुणा कर देंगे इसकी ऊंचाई से। तो आयतन का सूत्र क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पे हमें 13.1 प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। तो इन सूत्रों को हमें याद रखना है। अगर ये सूत्र हमारे याद नहीं होते हैं तो हम किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस 13.1 में सिर्फ हम घन और घनाभ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस पर जो क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो जो हमारे पास 13.1 का पहला प्रश्न है उसे हम हल करेंगे। अब जो पहला प्रश्न दिया है आपको वो क्या दिया है, पहले हम उसे लिखेंगे और फिर उसे हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा, प्रश्न नंबर 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा
और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का, और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला पार्ट क्या दिया है इसने? पहला पार्ट दिया है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो पहले हमें ज्ञात करना है कि अगर ये डिब्बा बनाना है तो इसकी जो प्लास्टिक शीट चाहिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके लिए लंबाई हमें दी है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.2 मीटर और गहराई है इसके लिए हमारे पास 65 सेंटीमीटर। तो हमें पता है इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो खुला रखना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं बनाना है। तो ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर जो बाकी हिस्से बच गए हैं उसमें प्लास्टिक शीट का कितना क्षेत्रफल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए लंबाई दी है हमें, कितनी लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई हमारे पास है 1.25 मीटर और जो ऊंचाई है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें पहले इन तीनों को एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। तो एक जैसी इकाइयों में बदलने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 150 सेंटीमीटर। 1.25 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 125 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान आ गए। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट क्या बनेगी हमारे पास, इसका कुल क्षेत्रफल लगेगा। कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। इसमें से हमें ऊपर वाला सिरा खुला रखना है तो ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 गुना में लंबाई कितनी है, लंबाई है 150, चौड़ाई कितनी है 125, चौड़ाई है 125, ऊंचाई है इसके लिए 65 प्लस ऊंचाई 65 है गुना में लंबाई क्या है 150, माइनस में लंबाई है 150 और गुणा में चौड़ाई है 125। यहाँ से हमारे पास 2 गुणा में 150 को 125 से गुणा करेंगे 0, 15 5 75, 7 बचेंगे 30 और 7 37, 3 बचेंगे 15 और 3 18, 18,750 प्लस 65 को हम 125 से गुणा करेंगे तो ये कितने बनेंगे 130 और 130 260 और 325, 325 32 बच जाएंगे, 130 और 32 कितने होंगे 162, हमारे पास बच जाएंगे 16, 65 और 16 कितने हो जाएंगे 81। तो 8125
प्लस 65 को हमें गुणा करना है 150 से, 15 5 75, बच जाएंगे 7, 90 और 7 कितने हो जाएंगे 97, तो कितना आ जाएगा 9750। इसमें से हमें 150 को 125 से गुणा करके घटाना है, 150 को 125 से गुणा करें कितना आएगा 18750। ये हमारे पास इसके लिए एक क्षेत्रफल आएगा, क्या बनेगा 18750, 8125 और 9750 को जोड़ेंगे तो 2 गुणा में 0 और 5 5, 5 और 0 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 2 7, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, एक बचेगा, 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, एक बचेगा, 9 और 8 17, 17 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 26, 2 बचेगा, 2 और 1 3, हमारे पास कितना आ गया 36625। इसमें से हमें घटाना है 18750, पहले 2 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे 10, एक बचेगा, 4 और 1 5, 12 13, एक अंसिल 6 और 1 7, 73250। इसमें से घटा देंगे 18750। ये हमारे पास घटाएंगे कितना आएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 7 घटते नहीं है, 12 में से 7 घटेंगे 5, 2 में से 8 घटते नहीं है, 12 में से 8 घटेंगे 4, 6 में से 1 घटेंगे 5, तो कितना आ गया 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो इसे किससे गुणा करेंगे, अब भाग करेंगे 10,000 से, तो 54,500 भाग 10,000, 2 0 से 2 0 हट जाएगी, 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.545 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इस प्लास्टिक का क्षेत्रफल आ गया, प्लास्टिक शीट का, जो हमें इसे बनाने के लिए चाहिए। तो दूसरा प्रश्न इसने पूछा है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो अब हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरा पार्ट जो है वो हम हल करेंगे। इसके लिए क्षेत्रफल है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, इसने दिया है दूसरा प्रश्न इसमें, इस शीट का मूल्य, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है, 1 वर्ग मीटर का मूल्य है हमारे पास कितना 20 रुपये, और कितना है क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य ये है 20 गुणा में 5.45, कितना आएगा, यहाँ से 20 से गुणा करेंगे तो 20 5 100, 10 बच जाएंगे, 20 चौका 80 और 10 90, 9 बचेंगे, 100 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे 109, 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, तो कितने रुपए का खर्चा आएगा 109 रुपए का खर्च आएगा इस शीट का। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, उस प्रश्न को हम पहले लिखेंगे, फिर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, इसने एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, प्रश्न नंबर 2, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या क्या दी है हमें, 5 4 और 3 मीटर हैं, 5 4 और 3 मीटर हैं, 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और इस कमरे की
दीवारों और छत पर सफ़ेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है हमारे पास 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें कमरे के माप लिखने हैं। कमरे की लंबाई क्या है, जिसे हम L से लिखते हैं 5 मीटर। चौड़ाई क्या है, ये है हमारे पास B से लिखते हैं, वो है 4 मीटर। और इसके लिए जो ऊंचाई है जिसे हम H से लिखते हैं, ये कितनी है 3 मीटर। तो हमें कहाँ कहाँ सफ़ेदी करवानी है, चारों दीवारों पर और छत पर हमें सफ़ेदी करवानी है। तो हमारे पास सफ़ेदी करवाने योग्य क्षेत्र, करवाने योग्य क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई गुना 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और प्लस में छत किस आकार की होती है, आयत के आकार की, और उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे H का मान कितना है 3 गुना 2, L का मान कितना है 5 प्लस B का मान क्या है 4, प्लस में L का मान 5 गुना में B का मान है 4। कितना आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 5 और 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 9, प्लस में 20, 6 को 9 से करेंगे 54, प्लस हमारे पास कितना है 20, जोड़ेंगे 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल। अब हमें इस पर व्यय ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग मीटर पर व्यय कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पर व्यय ये है हमारे पास 7.50 रुपये। और हमारे पास क्षेत्रफल है कितना 74 मीटर स्क्वायर पर व्यय कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7.50 गुणा में 74, गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये 7.50 को 74 से गुणा कर लेंगे 0, ये आ जाएंगे 28 और 2 30, ये हमारे पास बनेगा 0, 35 3 49 और 3 52, क्या बनेगा 0 0 8 2 और 5। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ करके, कितना आएगा 528 रुपये। तो कितना व्यय आएगा 528 रुपये इसका खर्च आएगा। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, किसी आयताकार हॉल के फर्श का, प्रश्न नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो हमें हाल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हाल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसने दिया है आयताकार हॉल है और इसके लिए हमारे पास जो परिमाप है वो है 250 मीटर आधार का परिमाप, और इस पर पेंट करवाने का जो व्यय है कुल वो 15,000 रुपये है। दर है इसकी 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। अगर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम इसके लिए ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए दिया है लागत की दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और कुल लागत कितनी है? कुल लागत है हमारे पास 15,000 रुपये। तो हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद आएगा कुल लागत बटा में लागत की दर, कितना आएगा? 15,000 बटा में कितना आएगा हमारे पास? 10 से भाग देंगे 1500 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है? 1500 मीटर स्क्वायर। और हमारे पास चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है हमारे पास ऊंचाई या h गुणा में 2 गुणा l प्लस b, या हम कह सकते हैं इसने परिमाप दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधार का परिमाप। सूत्र लिखा था हमने ये भी, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? h गुणा में आधार का परिमाप कितना दिया है इसने? 250 गुणा में उधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में। तो 1500 बटा में हमारे पास आ जाएगा 250, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 150 में 25 का भाग देंगे, ये कितने हो जाएंगे? 25 का 150। तो h का मान कितना है? 6। तो लिख देंगे अतः हॉल की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, फिर उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है हमें? चौथा प्रश्न हमें दिया है इसने, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, प्रश्न नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट पूछा है इसने, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें हम इससे पेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मान दिया है कि जो हमारा क्षेत्रफल पेंट कर सकता है एक डिब्बा, वो कितना है? 9.375। इस क्षेत्रफल में अगर एक ईंट के क्षेत्रफल का हम भाग दे दें तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास
जो ईंट दी है, एक ईंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया है ईंट की लंबाई, जिसे हम L से लिखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है इसके लिए चौड़ाई, जिसे हम B से लिखते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, जिसे हम H से लिखते हैं, 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ईंट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ईंट का क्षेत्रफल ये हमारे पास बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ पे हमें रंग करना है, तो L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा में L। यहाँ से 2 गुणा में L का मान है 22.5, गुणा में B का मान है 10, प्लस B का मान है 10, ऊंचाई का मान है 7.5, प्लस 7.5 गुणा में लंबाई का मान है 22.5। हल करेंगे इसे, 2 गुणा 22.5 को 10 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 225। 10 को 7.5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 75। 7.5 को हमें गुणा करना है 225 से। 7.5 को गुणा करना है 22.5 से, कितना बनेगा? 75 बंदे कितने हो जाएंगे? 25, 2 बचेंगे, 35 और 2 37। 75 दूना 150, 187, 18 बचेंगे, 150 और 18 168, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंकों के बाद दशमलव है 168.75। इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 गुणा 0.75, वैसे का वैसा ही, 5 और 5 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18, एक बचेगा, 3 और 7 10, 10 और 6 16, एक बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 और 1 हमारे पास आ जाएंगे 4, तो कितना आ गया? 468.75। इसे 2 से गुणा करना है, कितना आएगा? 0, एक बचेगा, 14 और 1 15, हमारे पास एक बचेगा, 16 और 1 17, एक बचेगा हमारे पास, 12 और 1 13, एक अंशेल, 12 और 1 13, एक अंसिल आ जाएगी, 8 और 1 9, कितना आ गया? 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और वो क्षेत्रफल दिया है इसने मीटर स्क्वायर में, तो इसे हम मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा? 937.50 बटा में 10,000, ये हमारे पास कितना बनेगा मीटर स्क्वायर में? ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, 4 जीरो हैं तो 4 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, क्या बनेगा? 0.093750। ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल क्षेत्रफल जिस पर रंग किया जा सकता है, कुल क्षेत्रफल जिस पर रंग किया जा सकता है, कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, ईंटों की संख्या, तो क्या बनेगा? कुल क्षेत्रफल जिस पर रंग कर सकते हैं, बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल, क्या बनेगा? कुल क्षेत्रफल कितना है? 9.375 बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है? 0.00375 दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं है, तो जीरो यहाँ से हटा देंगे, नीचे से दशमलव हटेगा, ऊपर कितने आएंगे हमारे पास? ऊपर हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे 9375, यहाँ से हमारे पास ऊपर आ जाएंगे 2 3 5, 5 जीरो हैं तो 5 जीरो आ जाएंगी, बटा में ऊपर से हमारे पास हटी है संख्या 9375, तो 3 जीरो आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। 9375 से 9375 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो कितना बच गया? 100। तो कितनी ईंटें रंग की जा सकती हैं? 100 ईंटों पर पेंट किया जा सकता है। तो नीचे लिख देंगे, अतः इस डिब्बे द्वारा 100 ईंटों पर
पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चौथा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, वो हम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम उसे ध्यान से पढ़ के हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न क्या है हमारे पास, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा, प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। पहला दिया है इसने, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमें दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और ये बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो घन की भुजा कितनी है, घनाकार डिब्बे की भुजा ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 गुणा में भुजा की स्क्वायर। 4 गुणा भुजा का मान कितना है 10, तो 10 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 गुणा 100 कितना आएगा 400। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें दिया है घनाभाकार डिब्बा, तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई हमारे पास है जिसे हम L से लिखते हैं, ये है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है इसके लिए कितनी है चौड़ाई, ये है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हमारे पास है जिसे हम H से लिखते हैं ये है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 गुणा ऊंचाई या ऊंचाई पहले लिख सकते हैं, ऊंचाई गुणा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है 8 गुणा 2, लंबाई है इसकी 12.5 और प्लस में चौड़ाई है 10। हल करेंगे 16 गुणा में 12.5 और 10 कितने हो जाएंगे 22.5। 16 से गुणा करेंगे 16 5 80, 8 बचेंगे 32 और 8 40, 4 बचेंगे 32 और 4 हो जाएंगे 36, एक अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, लिख देंगे घन का या घनाकार डिब्बे का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? ये हमारे पास 400 में से 360 घट जाएंगे, 400 माइनस 360, ये आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है? 40 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है घनाकार डिब्बे का। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो अब हमें दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरे पार्ट में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इसने पूछा है कि किसका कम है, तो कम पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे किसका कम है और कितना कम है। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसमें घन की भुजा दी है, घनाकार डिब्बे की भुजा है हमारे पास, घनाकार डिब्बे की भुजा ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 6 गुणा में 10 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 गुणा 100, ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें दिया है घनाभ, तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं, ये कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है इसके लिए, जिसे हम B से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है जिसे हम H से लिखते हैं, ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा में लंबाई। हल करेंगे इसे, तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है? 12.5 गुणा में चौड़ाई कितनी है? 10, चौड़ाई 10 गुणा में ऊंचाई कितनी है? 8, प्लस ऊंचाई 8 गुणा में लंबाई कितनी है? 12.5। हल करेंगे 2 गुणा में 12.5 को 10 से गुणा करेंगे 125, 10 को 8 से गुणा करेंगे 80। तो यहाँ से 8 को 12.5 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 8 5 40, 4 बचेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, 2 बचेंगे, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 गुणा में 125 और 80 कितने होंगे? 205, 205 और 100 कितने हो जाएंगे? 305। तो यहाँ आगे गुणा में 305, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास घनाकार डिब्बे का जो हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल आया वो कितना है? 600, और घनाभाकार डिब्बे का कितना आया है? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि किसका जो हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कम है। तो किसका कम है? घनाकार डिब्बे का। लिख देंगे अतः घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 610 में से 600 घटाएंगे कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।